हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हों, इस चैनल को सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारी जो सीरीज़ है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, चाणक्य ज्ञान। और इस चाणक्य ज्ञान में हम लोग एमसीक्यूज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के जो एमसीक्यूज होने वाले हैं, अकाउंट के आज के एमसीक्यू नहीं होने वाले हैं। आज के जो इकोनॉमिक्स है हमारी, उसके एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कशन होंगे। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। इसको स्लाइड में चेंज करने को थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा। तो जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार हैं या इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक टिप है कि आप पिछली वाली वीडियोस को भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ लॉजिकल चीज़ें अप्लाई होती हैं और एमसीक्यूज़ को करने का एक पैटर्न होता है। तो उन पैटर्न का डिस्कशन मैंने अपनी वीडियोस में कर रखा है। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हो वो उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और जो हमारे व्यूअर्स हैं या जिन्होंने जो है पुरानी वीडियोस को मिस कर रखा है, वो लोग अपनी जल्दी जल्दी सारी वीडियो को कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला एमसीक्यू है वो क्या है? ठीक है, तो हमारा जो एक लॉजिक रहता है एमसीक्यू करने का कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसके बाद जो है इसके बाद जो ऑप्शन हम लोग का ये पॉसिबल जो आंसर होते हैं, इनको मैं पॉसिबल आंसर बोलता हूँ। ये ऑप्शंस नहीं है हमारे, ये पॉसिबल आंसर हैं और इनमें से एक जो है राइट आंसर होगा। तो इन पॉसिबल आंसर्स में से जो राइट आंसर होगा उसको जो है यहाँ पे पिक करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी मेन स्ट्रेटजी यहाँ पे जो है होती है। तो हम लोग इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और इसी के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए? ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है इस पॉसिबल आंसर में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। और सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। और यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है, इंक्रीज्ड बैंक रेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। अगर बैंक को मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो उसको कैश रिजर्व रेशो जो है सेंट्रल बैंक को बाकी बैंकों का कम करना पड़ेगा। जिससे होगा क्या? अब बैंक अपने पास जो है रिजर्व में कम पैसा रखेंगे, ठीक है ना, और जो पैसा ये जो रिजर्व में कम रख रहे होंगे इसको मार्केट में ही बोरो करने के लिए दे देंगे, यानी लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। जब ज़्यादा पैसे लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे यानी मार्केट में हमारा पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा, जिससे जो है लोग पैसा ज़्यादा उधार लेंगे और उसको जो है बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करेंगे। तो आई होप इसका सही आंसर आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और राइट आंसर क्यों है इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। और सेकंड जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे, अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग के सामने आने वाला है, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, मतलब यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी क्रेडिट को सेंट्रल बैंक कैसे इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो अब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीज करना है तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग पॉसिबल आंसर को हम लोग पढ़ते हैं, राइजिंग रेपो रेट। सेकेंड है राइजिंग रिवर्स रेपो रेट और थर्ड है बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फोर्थ ऑप्शन है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, अब क्रेडिट को अवेलेबल कराना है, यानी कि क्रेडिट अवेलेबल ये लोग कैसे करा सकते हैं? जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को बेचने के लिए रेडी होगी ना, तभी तो लोग क्रेडिट के लिए अवेलेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जाता है तभी तो क्रेडिट जो है वो अवेलेबल होता है। इस लॉजिक के हिसाब से इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये हमारे जो है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। तो मैं अब क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से मैं पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लॉजिक बेस पे ज़्यादा होंगे और थोड़ा नॉलेजफुल होंगे। तो हो सकता है ट्रिक वगैरह यूज़ ना हो पा रही हो, या फिर जो समझने में थोड़ा सा डीप नॉलेज यूज़ हो रही हो। तो आप सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस बना के रखें, ठीक है ना, और अपनी नॉलेज को यहाँ पे टेस्ट करें कितना आता है और आपका कितना लॉजिक ब्रेन काम करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो 3rd नंबर वाला है, क्या कह रहा है? इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस इज नोन। मतलब ये हमारा जो है एकदम बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे एकदम लड्डू क्वेश्चन आ गया है। तो ये हमारे लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में 1-2 करके देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप इसका आंसर सभी लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो है मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्यों? क्योंकि बैंक ही ऐसी संस्था है जो है जनता से अपना जो है पैसा एक्सेप्ट करती डिपॉजिट के फॉर्म में, और जो बोरोवर्स मतलब जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, उनको जो है पैसा उधार देती है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट इज कॉल्ड, ठीक है ना। डायरेक्ट गुड्स का जो गुड्स अगेंस्ट एक्सचेंज होता है, गुड्स का गुड्स से जो एक्सचेंज होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बार्टर सिस्टम। मैंने ये पढ़ा रखा है। और जो लोग भी बार्टर सिस्टम के बारे में नहीं जानते या कंफ्यूजन है, आप लोग पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट गिवन द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ऐसी कौन सी डिपॉजिट है जिससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? तो अब हम लोग ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है ना। अगर डिपॉजिट की हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट को हम लोग फिक्स डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है, ठीक है ना। आप एक लिमिटेड टाइम के लिए ही करा सकते हो, 5, 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल के लिए, ठीक है। तो इतने साल के लिए एफडी होती है। तो आप लोग एफडी जब कराते हो तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, इसीलिए इसको फिक्स बोलते हैं। क्योंकि लोग इसमें जो है पैसा एक लिमिटेड टाइम के लिए फिक्स करा देते हैं, उससे पहले उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर है, क्योंकि एफडी में सबसे ज़्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद इससे कम रिकरिंग में मिलता है, और जो करंट डिपॉजिट में है वो नॉर्मली इस पर जो है इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट पे या करंट डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, LRR इज द सम ऑफ। मतलब LRR किस चीज़ का सम है? तो अब ऑप्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। बैंक रेट और CRR, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है SLR और CRR। तीसरा ऑप्शन है हम लोग का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और चौथा ऑप्शन है मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड डिमांड डिपॉजिट। तो LRR का जो सम होता है वो ऑप्शन नंबर बी। SLR और CRR के जो सम को जो बोलते हैं वो LRR बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाला है इस एमसीक्यू का? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है ना। नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई किस टाइप का है, या फिर उसको मेजर किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। M2, M3, M4 और M1। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, M1, ठीक है। M1 टाइप को नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी या फोर्थ वाला जो इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। मतलब कुछ चीज़ें दे रखी हैं और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। मतलब जो नहीं बताया, जो नहीं होगा उसे उसे हम लोग जो है राइट मार्क करने वाले हैं। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है मीडियम एक्सचेंज, दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट, फिर तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू और फिर प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है ना। जब मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा और देखा तो मीडियम मनी जो है मीडियम एक्सचेंज का काम करती है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पाने के लिए या फिर हमें वस्तुएं खरीदने के लिए या फिर वस्तुओं के एक्सचेंज के लिए मनी यूज़ की जाती है आज के लिए। और यूनिट ऑफ अकाउंट, इसके थ्रू जो हम लोग मतलब वस्तु की कीमत को आंकते हैं। ठीक है। और स्टोर ऑफ वैल्यू, इससे जो है स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब इसमें जो है वस्तुओं को या वस्तुओं के फॉर्म में या रुपए के फॉर्म में जो है हम लोग जो है चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। तो प्राइस स्टेबिलिटी, ये जो ऑप्शन है हम लोग का नहीं है। प्राइस स्टेबिलिटी जो है हम लोग का ऑप्शन जो है मनी का फंक्शन नहीं है। प्राइस स्टेबिलिटी ये आरबीआई और गवर्नमेंट के हाथों में होती है, उनका ये फंक्शन होता है कि प्राइस को स्टेबल रखें। क्वेश्चन नंबर 9, द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई इज। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो मनी सप्लाई, मनी डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर बी, सेविंग इन पोस्ट ऑफिस। थर्ड है कैश अवेलेबल विद पब्लिक और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। तो ये जो मनी की सप्लाई है, मतलब जो बैंक में डिपॉजिट है वो पैसा, जो पोस्ट ऑफिस में है वो पैसा, और पब्लिक के पास जो पैसा है, इन सभी को मनी की सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है। मतलब ये सभी चीज़ें जो है सप्लाई के फॉर्म में होती हैं। तो हम लोग का राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का लास्ट एक एमसीक्यू, मनी एज अ बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज मोस्ट इफेक्टिव इन सोसाइटी इकोनॉमी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाला है। ठीक है। तो आज के सेशन में, हाँ, आज के सेशन के सारे एमसीक्यू हम लोग के डिस्कस कर दिए गए। तो आई होप आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जिन जिन लोगों तक अभी तक वीडियो नहीं पहुंची है उन तक भी कंटेंट पहुंचे और वो भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका सीख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।